प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण हमारे महाविद्यालय में नियमित अध्ययन अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है। परंतु इस कठिन घड़ी में भी छात्रों का और विद्यार्थियों का जो शैक्षणिक हित है वो प्रभावित न हो, इसके लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर राजस्थान के निर्देशानुसार आपके लिए अध्ययन में सहयोग हेतु कंटेंट तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में जो इस वीडियो में हम कक्षा द्वितीय वर्ष BA के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के जो पेपर फर्स्ट है उसके पाठ्यक्रम पे हम चर्चा करेंगे सिलेबस में, और विद्यार्थियों को उसका परिचय देंगे। उसके अंतर्गत हमें क्या साल भर में हमें क्या पढ़ना है और उसकी जो सिंहावलोकन हम इस वीडियो में करते हैं। जो BA द्वितीय वर्ष का जो सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है राजनीति विज्ञान का, उसके अंतर्गत दो पेपर्स हैं। एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 में हमारे लिए जो है आधुनिक संविधान शीर्षक है पेपर का, और उसके अंतर्गत 5 अध्याय हैं। जो पहली यूनिट है उसका नाम है संविधान, और उसके अंतर्गत है इस संविधान के अर्थ, पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य संविधान, संविधानों के प्रकार, जिसके अंतर्गत है कठोर और नम्य संविधान, और फिर है लिखित या अलिखित संविधान, फिर है संविधानवाद, उसका अर्थ और विशेषताएं। जो प्रथम अध्याय है उसमें आपने देखा होगा पूरी तरह से संविधान क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, उनका विद्यार्थियों को परिचय देने का प्रयास किया गया है। जैसे आप जानते ही हैं कि संविधान की शुरुआत हम मान सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से होती है, और जो लिखित संविधान की जो शुरुआत होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से होती है। फिर हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेक जो पूर्व उपनिवेश थे उनमें भी लोकतांत्रिक सरकारों को या संविधानों को प्रारंभ में अपनाया गया है। उस कारण से अनेक देशों में, अनेक गैर पाश्चात्य देशों में भी संविधान अपनाए गए हैं। इसलिए हम संविधानों का एक वर्गीकरण पाश्चात्य संविधान और गैर पाश्चात्य संविधानों के रूप में भी पाते हैं। उसके पश्चात है एक संविधानों का एक वर्गीकरण है जिसको हम कठोर या नम्य संविधान के रूप में भी ले सकते हैं। जिन संविधानों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है या जिसको संसद के सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उनको हम नम्य संविधान या लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पे संसद अपने साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन कर सकती है। और अनम्य संविधान का जो प्रमुख उदाहरण माना जाता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। वहाँ पे संसद यानी वहाँ की जो कांग्रेस है उसके दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ ही 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन भी किसी भी संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। फिर है लिखित संविधान या अलिखित संविधान का वर्गीकरण। तो अलिखित संविधान में जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान का अधिकतर भाग अलिखित है, जो परंपराओं पे आधारित है, संसदीय परंपराओं के वहाँ की। परंतु उसके कुछ पार्ट्स हैं या जो कुछ दस्तावेज हैं जो उसके ब्रिटेन के संविधान में का भाग माने जाते हैं और वो लिखित हैं। जैसे मैग्ना कार्टा है, बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है। और लिखित संविधानों में
जो सर्वप्रथम सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। और जैसे हमारा देश भारत है तो हमारा संविधान भी लिखित संविधान है। संविधान को हम एक विभाजन इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो संक्षिप्त है और जो विस्तृत संविधान है। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, उसमें केवल 7 प्रमुख अनुच्छेद हैं, जबकि भारत का जो संविधान है वो विश्व के सर्वाधिक विस्तृत संविधानों से एक है, जिसमें प्रारंभ में 395 जो अनुच्छेद थे, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, और प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी उसमें। अभी वर्तमान में करीब 12 अनुसूचियां हैं और भाग और भी उसमें जोड़े गए हैं। फिर प्रथम अध्याय के जो अंतिम बिंदु है वो है संविधानवाद, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं। संविधान किसी भी देश के लिए बनाना आसान है, परंतु वास्तव में क्या वहां की सरकार या वहां की राजनीतिक व्यवस्था संविधान की भावना के अनुरूप चलती है या नहीं चलती है। यदि वे संविधान की भावना के अनुरूप चलती है तो उसे संविधानवाद कहा जाता है, और यदि वे संविधान की भावना के अनुरूप नहीं चलती है तो उसे संविधानवाद की भावना के अनुरूप न चलने वाला माना जाएगा, उसे संविधानवाद के विरुद्ध माना जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान की भावना के अनुकूल चलने की जो विचारधारा है उसे संविधानवाद कहते हैं। जैसे आप इस रूप में देख सकते हैं कि भारत में संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक जो या विशेषकर विधि के समक्ष समानता का अधिकार सौंपा गया है, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम सामाजिक जीवन में संविधान एक दूसरे को उसके साथ भ्रातृत्व भाव से रहें और किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना करें। परंतु हमारी जो व्यवस्था है, जैसे आप देख सकते हैं चुनावी व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है, सरकार का निर्माण है, बाद में जो अन्य निर्णय हैं उन सभी में जाति, धर्म, भाषा आदि काफी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके आधार पर कई बार नागरिकों के साथ भेदभाव की घटनाएं भी होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा भारत में संविधानवाद पूरी तरह से परिपक्व है। अनेक मामलों में है, जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव के पश्चात सत्ता का जो हस्तांतरण होता है, एक सरकारों जो बदलती है जनमत के निर्णय के अनुसार, वो काफी भारत में काफी स्मूथली वो ट्रांजिशन हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो भावना है हमारे संविधान के अंदर जिसको स्वीकार किया गया है, उसको काफी हद तक हमारे जो राजनीतिक प्रणाली उसमें स्वीकार किया जाता है, परंतु कुछ मामलों में हम अभी तक भी पूरी तरह से एक परिपक्व लोकतंत्र नहीं। उसके पश्चात हमारा जो द्वितीय अध्याय है उसके अंतर्गत उसका जो शीर्षक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। फिर है संविधानवाद, वहाँ के राष्ट्रपति, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा व दलीय प्रणाली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। वहाँ की जो अमेरिका की जो क्रांति थी, यानी जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन वहाँ का संप्रभु था। तो उसके खिलाफ वहाँ की जो जनता ने क्रांति की थी, और जॉर्ज वाशिंगटन उनके प्रमुख सेना प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को हराया और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की थी, और अपने लिए उन्होंने एक संविधान सभा के माध्यम से संविधान लिखा और उसे अपनाया था। तो उसमें एक जो प्रमुख सिद्धांत निहित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए व उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए
शक्ति के किसी सरकार के किसी एक अंग में केंद्रीकरण को रोकने पर बल देता है। अर्थात ये सरकार के जो 3 प्रमुख अंग और 3 प्रमुख कार्य हैं, जैसे विधायन, विधि का निर्माण, विधि को लागू करना और विधि का अधिनिर्णयन, उन तीनों को सरकार के 3 प्रमुख अंगों के बीच बांटता है। वो इन तीनों को किसी सरकार के किसी एक अंग को प्रदान करने के विरुद्ध है। जैसे विधायन का कार्य विधायिका को दिया जाए और कार्यपालिका विधियों को लागू करें और उन पे जो अधिनिर्णयन है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाए। विशेषकर कार्यपालिका और विधायिका के बीच ये शक्तियों के पृथक्करण पे बल देता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो प्रतिपादक हैं वो फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू हैं। उन्होंने ब्रिटेन में जो नागरिक अधिकारों की जो स्थिति थी उससे प्रभावित होकर ये धारणा बनाई कि ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण लागू होता है। हालांकि उनकी ये धारणा गलत थी। ब्रिटेन का संविधान संसदीय संविधान है, वहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच पृथक्करण नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के बीच में से ही चुनी जाती है और उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। वहाँ पे कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती है, विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होती है और जो न्यायिक शक्तियां हैं वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में निहित होती है। द्वितीय अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों और विधायन को संविधान की कसौटी पे तोलती है। क्या जो विधि निर्माण किया गया है या जो कार्य किया गया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की कोई अवधारणा शामिल नहीं थी, परंतु 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये निर्णय दिया कि यदि कांग्रेस द्वारा बनाई गई कोई विधि संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विधि की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो धारणा है उससे प्रभावित होकर बाद में जब भारत में संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा, तो न्यायिक पुनरावलोकन को भारतीय संविधान का अंग बनाया। इसके पश्चात है संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दलीय प्रणाली है वो द्विदलीय है, अर्थात वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है उसके अंतर्गत 2 प्रमुख दलों का प्रभाव है, अधिक है, मतलब सामान्यतः है, मतलब वो वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है उसको प्रमुख रूप से 2 दल ही प्रभावित करते हैं। वो दल है रिपब्लिक दल और डेमोक्रेटिक दल। वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। उनसे पूर्व जो वहाँ के राष्ट्रपति थे श्री बराक ओबामा, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। एक जो प्रमुख सिद्धांत है जिसमें जो आधुनिक जो राष्ट्र राज्य हैं जो काफी बड़े विविधतापूर्ण है, उनमें सामान्यतः जिसको स्वीकार किया जाता है वह है संघीयता, संघात्मकता का सिद्धांत या फेडरलिज्म का सिद्धांत, संघवाद या फेडरलिज्म या संघ की अवधारणा। तो चूंकि अमेरिका का निर्माण 13 स्वायत्त उपनिवेशों द्वारा मिलकर किया गया, तो उनके द्वारा अपने जो स्वायत्तता है उसको भी बनाए रखने का प्रयास किया गया, साथ ही एक केंद्रीय सरकार का निर्माण भी किया गया। तो एक ही साथ 2 समानांतर सरकारों की जो पद्धति होती है
प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की, उसे संघीय ढांचा या संघात्मक सरकार कहा जाता है। तो अमेरिका में जो प्रांत हैं जिनको स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ पे उनकी वर्तमान में संख्या 50 है और उनको काफी स्वायत्तताएं प्रदान की गई। अमेरिका के संविधान में केवल संघीय विषयों का उल्लेख किया गया है, बाकी अन्य सारे विषय प्रांतों को सौंप दिए गए। वहाँ के संविधान संशोधन में भी प्रांतों को काफी अधिकार दिए गए। आधुनिक जो अनेक सरकारें हैं वो अमेरिका की जो संघात्मक या संघीय व्यवस्था है उससे प्रभावित है। जो तीसरा अध्याय है वह है जापान का संविधान। उसकी प्रमुख विशेषताएं: सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो वहाँ की संसद है जिसको डाइट कहा जाता है इसके बारे में, और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य और वहाँ की राजनीतिक पार्टियां। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित होने के पश्चात जापान में जो संविधान अपनाया गया उसके अंतर्गत जो वर्तमान में जो संविधान लागू है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही अपनाया गया था। उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रमुख है वो जापान में सम्राट पद की गरिमा और उसके प्रभाव को देखते हुए जापान के सम्राट को ही रखा गया। इस प्रकार वहाँ राजतंत्रीय प्रणाली है। जापान में गणतंत्रीय प्रणाली नहीं है। वहाँ का जो कार्यपालिका प्रमुख का पद है वो वंशानुगत होता है और जापान के सम्राट ही प्रमुख कार्यपालिका शक्ति है वहाँ की। उनके नाम से सारा कार्यपालिका संबंधी कार्य किया जाता है। परंतु वास्तविक कार्यपालिका है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। वहाँ की जो संसद है उसके निम्न सदन यानी डाइट में जो दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है वो वहाँ की मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद का गठन करता है। जापान के संविधान में जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि वहाँ की जो संस्कृति का भी जो प्रमुख भाग है वो है कि नागरिकों में अनुशासन की भावना अत्यधिक है और अधिकारों के साथ साथ उनको अपने कर्तव्यों का भी बोध कराया जाता है। वो सामान्यतः अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी विशेष बल देते हैं। फिर जो चौथा अध्याय है वह है यूनाइटेड किंगडम का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, जिसके अंतर्गत है वहाँ की संसद और जो वहाँ का दलीय प्रणाली है वहाँ के जो मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, प्रधानमंत्री का पद, संसद और जो प्रत्यायोजित विधान की जो प्रणाली है वो। तो ब्रिटेन की जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताओं में है कि अलिखित संविधान है, उसका अधिकतर हिस्सा अलिखित है। सबसे प्राचीन जो संविधानों में से माना जा सकता है जो अभी वर्तमान में भी लागू है। और जैसे इसको नम्य संविधान का एक उदाहरण माना जा सकता है, लचीला संविधान का, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। एक जो सबसे प्रमुख विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की वो है विधि के राज्य की अवधारणा, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा, विधि के शासन की अवधारणा भी जिसे कहा जाता है, जिसके अनुसार विधि सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और विधि का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। फिर वहाँ की जो कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रमुख होते हैं, संसदीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं। तो जो औपचारिक प्रमुख है उनको वहाँ पे वर्तमान में राजतंत्रीय प्रणाली लागू है और उन औपचारिक प्रमुख का जो पद है वो उसको सम्मानवश उस सिद्धांत को या उस पद को क्राउन या ताज कहा जाता है।
इसके साथ ही ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली होने के कारण जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और वहाँ का जो दलीय प्रणाली है वो वर्तमान में बहुदलीय और द्विदलीय दोनों का मिश्रण हम कह सकते हैं। वर्तमान में वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी भी है और लेबर पार्टी भी है, ग्रीन पार्टी भी है। और वर्तमान में कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ की जो सरकार है वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। जो 5वां अध्याय है वो है स्विट्जरलैंड का संविधान। उसकी प्रमुख विशेषताएं संघात्मक व्यवस्था, वहाँ की जो केंद्रीय जो संसद है जिसके दोनों सदन है जिनको फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल संघीय परिषद और संघीय विधानसभा कहा जाता है। वहाँ की जो संघीय न्यायपालिका है और सबसे जो प्रमुख विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की वो ये है कि वहाँ के अनेक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी लागू है। सभी जो वयस्क नागरिक हैं वो वहाँ के जो विधान के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये वीडियो है जिसमें BA द्वितीय वर्ष के जो पेपर 1 का जो परिचय था वो दे दिया गया है।